क्या आप जानते हैं कि 48 घंटे में कुछ भी सीखना एक ऐसा विचार है जो लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसा दावा है जो आम धारणाओं के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं या मानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने में महीनों या साल लगते हैं, लेकिन ऐसा क्या रियलिटी है? तो आज हम एक किताब के माध्यम से ये चीज़ समझने वाले हैं, जिस किताब का नाम है हाउ टू लर्न एनीथिंग इन ऑलमोस्ट 48 आवर्स, यानी कुछ भी सीखें लगभग 48 घंटे के अंदर। इस किताब को लिखा है टेंसेन अली ने, और आज हम समझेंगे इसको 7 अध्याय के माध्यम से कि क्या कुछ भी 48 घंटों के समय काल के अंदर सीखा जा सकता है क्या। इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे और अध्याय के हिसाब से, तो पूरे वीडियो को अच्छे से समझें और देखें। अध्याय 1, सीखने के विज्ञान को समझना। आखिर लर्न करने के लिए कौन सी साइंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इस चैप्टर में लेखक टेंसेन अली हमें ये समझाते हैं कि सीखना केवल जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है, बल्कि ये एक जैविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे सीखने के बारे में हमारी पुरानी सोच को चुनौती मिल जाती है। आइए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदु पर ध्यान देते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है सीखने के साइंस को लेकर। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। टेंसेन अली कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह काम करता है, जिस पर हम एक तरीके का एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशी को मजबूत करते हैं। यह उसी तरीके से सही टेक्निक और एक्सरसाइज से हम अपने दिमाग को सीखने की क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम समझेंगे कि कैसे। इसके अलावा न्यूरल या कहा जाए न्यूरल कनेक्शंस, इसको हम कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। जितनी बार हम किसी जानकारी का प्रैक्टिस या प्रयोग करते हैं या कनेक्शन उतने ही मजबूत हो जाते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि तेज़ी से सीखने का मतलब इन न्यूरल कनेक्शन को जल्दी और कुशलता से बनाना है। एक्टिव सीखना, इसके बनाम निष्क्रिय सीखना यानी पैसिव लर्निंग, यानी एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग किसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो टेंसेन अली इस बात पर ज़्यादा फोर्स देते हैं कि पैसिव लर्निंग, जो पैसिव लर्न है, उसके एक रूप से जो है पढ़ना या सुनना, जैसे लेक्चर सुनते हो, सीखने का सबसे आसान या अच्छा तरीका नहीं है। वो पैसिव लर्निंग को इतना बेहतर नहीं मानते एज़ कम्पेयर टू एक्टिव लर्निंग, क्योंकि सक्रिय रूप से सीखना, जैसे सवालों का जवाब देना या नोट्स बनाना या जो सीखा है उसे दूसरों को समझाना, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका सही रोल स्कूल में अदा होता है जब कोई व्यक्ति किसी अध्याय को या किसी चैप्टर को समझ जाता है किसी भी विषय के, और अगर उसे उस चैप्टर या विषय को मजबूत बनाना होता है तो जानबूझ के अपने उस सहपाठी को पढ़ाता है जिसको थोड़ा भी समझ में नहीं आया है। भले हो सकता है कि उसका सहपाठी उसकी बात से थोड़ा बहुत समझ जाए, लेकिन उससे वो विद्यार्थी पूरी तरीके से श्योर है कि उसने क्या पढ़ा और उसने कितना समझा। तो यहाँ पर इस किताब की नींव रखी जाती है पहले अध्याय से। दूसरे अध्याय की बात करें, जिसका मतलब है मानसिकता का महत्व, यानी कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चैप्टर हमें सीखने के प्रोसेस के सही माइंडसेट के इम्पॉर्टेंट की तरफ जो है फोकस करता है। लेखक टेंसेन अली इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी नई चीज़ सीखने में हमारी क्षमता सीधे तौर पर हमारे सोचने के तरीके से ही कनेक्टेड रहती है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। तो लेखक 2 तरह की माइंडसेट के बारे में बताते हैं, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की मानसिकता होती है कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं लिमिटेड है, वो इतना ही कर सकते हैं, इतना ही पढ़ सकते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये सिर्फ फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं। वे मानते हैं कि या तो वे किसी काम में पहले से ही अच्छे से होते हैं या नहीं होते। अगर वे असफल होते हैं तो वे जल्दी से जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ग्रोथ माइंडसेट, तो उनका ये मानना है कि उनकी क्षमता और बुद्धि कड़ी मेहनत, एक्सरसाइज और सही टेक्निक, सही रणनीति से विकसित होती है, और वे मानते हैं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है और उससे सीखा जा सकता है। पॉजिटिव सोच की शक्ति, ये है एक्सरसाइज हमें सिखाता है कि सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद से ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं सीख सकते, तो आप कभी भी आपका दिमाग उस चीज़ को मान लेता है, क्योंकि आपका दिमाग भ्रमित है। आपका दिमाग सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं जानता। आपका दिमाग बस इतना जानता है कि जो चीज़ मेरे पास सबसे ज़्यादा आएगी, रिपीटेटिव आएगी, मैं उसको मान लूँगा। तो इसीलिए जो हमारा दिमाग है उसी तरीके से काम करना शुरू करता है। इसके उल्टा अगर हम ये मानते हैं कि हम कोई चीज़ सीख सकते हैं, तो हमारा दिमाग नए नए रास्ते ढूंढता है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि मुझे क्या बताना है। अगला जो है पॉइंट, सीमाओं को तोड़ना। टेंसेन अली हमें ये बताते हैं कि हम खुद पर जो मानसिक सीमाएं लगाते हैं वह हमारे सीखने की क्षमता का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। इस चैप्टर का उद्देश्य इन सीमाओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना है। हमें खुद पर भरोसा
करना और ये मानने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना कि हम किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। आइए अब अगले अध्याय यानी अध्याय नंबर 3 में समझते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है सीखने का। तो जानकारी को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी इस अध्याय के अंदर इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि किसी भी नई जानकारी को सीखने के लिए उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेखक तेंजिन अली हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, पर अगर किताबें इसमें ठीक ठाक तरीके से नहीं लगी रहेगी, जैसे अगर लाइब्रेरी की सारी किताबों को अस्त व्यस्त रख दिया जाए तो कुछ ही किताबों में लाइब्रेरी भरी भरी सी लगती है। उसी तरीके से उसको व्यवस्थित रखा जाता है। सेम हमारा दिमाग भी होता है, अगर वो किताबें अव्यवस्थित रहेंगी तो उन्हें ढूंढना और इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, सेम एज़ हमारा माइंड भी। इसलिए किस इन्फॉर्मेशन को किस जगह कब डालना है, इसको आपको व्यवस्थित करना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जटिल जानकारी को तोड़ना। तेंजिन अली सिखाते हैं कि किसी भी बड़े या जटिल विषय को बहुत छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में कैसे डिवाइड किया जाए। अब जब हम जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उसे आसानी से प्रोसेस कर पाता है। यह हमें भारी भरकम जानकारी से अभिभूत होने से बचाता है। अगला जो है वो है फ्रेमवर्क बनाना, यानी कि लेखक एक फ्रेमवर्क या पूरा प्रॉपर एक रूपरेखा या जिसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं वो बनाने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि नई जानकारी को पहले से ही मौजूद जानकारी से जोड़ना। जब हम किसी नए विषय को एक परिचित संरचना में फिट कर देते हैं तो उसे समझना और याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। माइंड के लिए जानकारी को पचाने के लिए योग्य बनाना। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारा दिमाग अव्यवस्थित जानकारी को पचा नहीं पाता, इसलिए हमें जानकारी को लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ये माइंड मैप भी कहलाता है, जिसको हम फ्लो चार्ट जैसे टेक्निक का उपयोग करके और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो जानकारी को हम विजुअल रूप से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। तो आइए अगले अध्याय से समझते हैं कि और कितनी मजबूती से अपने लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है। जिसका मतलब है अध्याय 4 तेज़ी से पढ़ने की कला, द आर्ट ऑफ स्पीड ऑफ रीडिंग। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सीखने के प्रोसेस में तेज़ी से पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब आपके पास बहुत सारी जानकारी हो। लेखक तेंजिन अली का ये मानना है कि तेज़ी से पढ़ने का मतलब केवल शब्दों को रटना या जल्दी जल्दी देखना नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये जानकारी को तेज़ी से समझने का एक प्रोसेस, एक टेक्निक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। पढ़ने की आदत को तोड़ना। हम जो ज़्यादातर लोग या हम में से ज़्यादातर लोग एक एक शब्द को पढ़ते हैं और कई बार मन में दोहराते भी हैं, इसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं। लेखक इस आदत को छोड़ने की ज़्यादा सलाह देते हैं क्योंकि यह हमारे पढ़ने की गति को धीमा कर देती है। हाँ, क्यों कर देती है वो समझोगे। अगला जो दिमाग में हमें बैठानी चाहिए वो है स्कैनिंग एंड स्किमिंग। क्या मतलब है? स्किमिंग क्या होता है? स्कैनिंग तो पता है किसी चीज़ को छापना, ठीक है। तो स्किमिंग क्या होता है? तो इसका मतलब है किसी लेख या किताब के मुख्य विचारों को जल्दी से जल्दी समझ लेना। आप टाइटल और उसका सब हेडिंग और पहले और आखिरी पैराग्राफ को पढ़ के इस विषय का छोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जा सकता है। स्कैनिंग का मतलब होता है इसका उपयोग किसी विशेष तरीके की जानकारी जैसे किसी का नाम, तारीख, संख्या को खोजने के लिए किया जाता है। इसमें आप पूरी लाइन नहीं पढ़ते बल्कि अपनी आंखों को तेज़ी से पूरे पृष्ठ पर घुमाते और उसको एक तरीके से छापा खाना बनाकर अपने आंखों में छाप लेते हैं और ये आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में छप जाती है। अगला जो है वो है पेरिफेरल विजन, जिसका मतलब है यह चैप्टर बताएगा कि हम अपनी आँख को एक पेरिफेरल विजन का प्रयोग करके एक साथ कई शब्दों को एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। इससे आप एक बार में बहुत ज़्यादा शब्द पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। समय सीमा का डिसाइड करना। तेंजिन अली इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप पढ़ने के लिए एक समय सीमा, टाइम लिमिट डिसाइड कर लें। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और तेज़ी से पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। अब अगर मजबूरी की बात आई चुकी है तो आइए अध्याय नंबर 5 में समझते हैं कि इस मजबूरी यानी याददाश्त को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। तो इस अध्याय में हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए याददाश्त की टेक्निक का उपयोग करना क्यों ज़रूरी है। लेखक तेंजिन अली का ये मानना है कि याददाश्त एक जन्मजात क्षमता नहीं बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। आइए इसके भी मुख्य बिंदुओं पर बात कर ही लेते हैं। तो पहला है इसके अंदर निमोनिक डिवाइस। ये चैप्टर हमें अलग अलग निमोनिक टेक्निक के बारे में बताता है जो डिफ़िकल्ट जानकारी को आसानी से याद बनाने में या यादगार बनाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी लंबी सूची को याद करने के लिए एक वाक्य या एक कहानी बनाना। इस टेक्निक जानकारी को हमारे दिमाग में एक मज़ेदार रचनात्मक तरीके से संग्रहित कर सकती है। दूसरा है द मेमोरी पैलेस। ये एक बहुत बड़ी, शक्तिशाली और बहुत पुराने टाइम से चल रही टेक्निक है। इसमें आप जानकारी को अपने दिमाग में एक जाने पहचाने लोकेशन यानी कि जैसे आपका घर, आपका स्कूल से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि आप अपने घर के हर कमरे में एक एक जानकारी रख सकते हैं या फिर उसे
उस जगह की मानसिक सैर करके उसको याद कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है इमेजिनेशन और इमोशनल्स का यूज़, यानी लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग जो फैक्ट्स है उसकी तुलना में जो इमेजिनेशंस है या जो हमारे इमोशंस है उसको बेहतर तरीके से याद रखता है। इसलिए जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसे रंगीन और इमोशनल इमेजिनेशन से जोड़ देना चाहिए, जिसके लिए हमें वो चीज़ जल्दी याद हो सके। उदाहरण के लिए किसी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ तारीख के रूप में याद नहीं कर सकते, करने की कोशिश भी करोगे तो शायद भूल जाओगे। तो उस घटना को एक नाटकीय या एक्ट रूप में देखें, जिसको देखने के साथ ही तुरंत याद आ जाए कि हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में डाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेपिटेशंस। यह अध्याय याददाश्त को मजबूत करने का सबसे नियमित और दोहराव की आवश्यकता पर जोर देता है। जब हम सीखी हुई जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उस जानकारी से संबंधित न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते जाता है, जिससे आप उसे भूलने की संभावना आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब अगर भूलने की संभावना कम हो रही है तो किसी चीज़ की तो बढ़ेगी। तो अब हम अगले चैप्टर यानी अभ्यास और दोहराव की शक्ति का मतलब समझेंगे, द पावर ऑफ रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। इस अध्याय में हम ज़्यादा इस बात पर जोर देंगे कि किसी भी नई चीज़ को सीखने में प्रैक्टिस और रेपिटेशन कितना ज़रूरी है। लेखक तेनसेन अली हमें ये भी बताते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी नहीं है, उसे हमारे दिमाग का हिस्सा बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके लिए भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। न्यूरल पाथवे को मजबूत करना। इस चैप्टर में हमें लेखक बताते हैं कि जब हम किसी जानकारी या कौशल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में उस जानकारी से संबंधित न्यूरल पाथवे ऑटोमेटिक मजबूत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया किसी सड़क के बनने जैसा है। पहली बार में हमें कच्चा रास्ता होता है, लेकिन बार बार उपयोग करने से वो पक्की सड़क बन जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी कि इस अध्याय में सीखने की एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक जिसको हम स्पेस्ड रेपिटेशन के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है ये स्पेस्ड रेपिटेशन? तो आपको बता दें कि इसमें आप सीखी हुई जानकारी को थोड़े थोड़े समय के बाद जो है दोहराते रहें, बजाय एक ही बार में सब कुछ रटने की। ये काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी टाइम टेकन भी हो सकता है। तो जिसको हम एग्जाम्पल के साथ में भी देखते हैं कि अगर आज आप कुछ सीखते हैं, फिर उसे अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, और कभी कभी 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 12 महीने बाद, इस तरीके से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक स्थायी रूप से जगह बना लेगी। इसके बाद है एक्टिव रिकॉल। लेखक जो है निष्क्रिय रूप से जैसे नोट्स को सिर्फ देखना, दोहराने के बजाय वो कहते हैं कि एक्टिव रिकॉल करें। इसका मतलब क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप बिना किसी नोट्स की मदद के सीखी हुई जानकारी को अपने आप याद कर पाएंगे, और यह प्रोसेस आपके दिमाग की जानकारी को वापस लाने के लिए मजबूर कर देती है। तो अब बात करेंगे अंतिम अध्याय और सबसे ज़रूरी अध्याय, जो कि है 48 घंटे का चैलेंज। ये चैप्टर की सबसे अंतिम अध्याय है और इसमें बताए गए सभी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं और व्यवहारिक कार्य योजना प्रस्तुत करता है। लेखक तेनसेन अली ये साबित करते हैं कि 48 घंटे में कुछ भी सीखना एक असंभव सपना नहीं है, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। जो भी बिंदु हमने बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बिंदु से लेकर अंत तक के बिंदु को समझना है, लेकिन उसको एक बार में समर्पित करके और मिक्स करके कैसे बनाएंगे? तो क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, एक कार्य योजना बनाइए। लेखक इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि तेज़ी से सीखने के लिए एक स्पष्ट योजना का होना तो बहुत ज़रूरी है, और इस योजना में ये कदम शामिल है। अगला जो पॉइंट है वो है लक्ष्य को परिभाषित करना। आप 48 घंटों में क्या सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहते हैं, इससे क्लियर करके क्लैरिटी से लिखें। लक्ष्य जितना ज़्यादा विशेष होगा उसे प्राप्त करना उतना आसान होगा। जानकारी को इकट्ठा करें। सीखने के लिए सभी ज़रूरी सामग्री जैसे किताब, लेख या वीडियो को एक जगह इकट्ठा कर लें और समय को प्रतिबंध करें। 48 घंटों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, जिससे पोमोडोरो टेक्निक काम करती है, जिसका मतलब ये है कि आप 25 मिनट तक काम करें और 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लें। इससे आपका दिमाग एक बार में थकेगा नहीं। सीखने की टेक्निक को लागू करें। इस अध्याय में बताया गया है कि पहले के अध्याय में सीखने की टेक्निक जैसे कि तेज़ी से पढ़ना, जानकारी को ऑर्गेनाइज करना, याददाश्त की टेक्निक जैसे एक साथ कैसे यूज़ में लाया जा सकता है, और ये रोड मैप प्रदान करता है पहले कौन सी टेक्निक का उपयोग करना है और बाद में किसका। और अंतिम बिंदु, सफलता के लिए मानसिकता बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड सेट इज इंक्लूडिंग टू योर सक्सेसफुल, बिकॉज ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि भले चुनौती बड़ी हो, हमें अपनी ग्रोथ माइंडसेट को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता या निराशा के क्षणों में हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम सीख सकते हैं और अगर अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि अगर बुक समरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना।